एक बहुत ही लोकप्रिय टीचर, मेंटोर, कोच, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एंटरप्रेन्योर एंड नाउ एन एक्टर। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति बीबीसी हिंदी पर आने के लिए स्वागत है आपका। और शुक्रिया। आपसे बातचीत करने के लिए ना केवल मैं यानी प्रेरणा और मेरे साथ रजनीश भी होंगे। हम दोनों ही आपसे सवाल कर रहे होंगे और आप अकेले जवाब दे रहे होंगे। ज़रूर, ज़रूर, जितने सवाल करने कीजिए, खूब मज़ा आएगा बातचीत में। सर, जब आपका इंटरव्यू प्लान कर रहे हैं तो चैलेंज ये होता है कि क्या नया पूछा जाए, क्योंकि आप पहले से ही बहुत एक्सपोज्ड हैं, आपके इंटरव्यूज़ मिलियंस में लोग देख चुके हैं। तो ज़हन में आता है कि क्यों ना शुरुआत उस फ़िल्म से की जाए, जो जिसका ट्रेलर अभी कुछ दिनों पहले ही लॉन्च हुआ है। आप उस फ़िल्म में नज़र भी आ रहे हैं, अपना ही किरदार प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्टिंग लाइन में कैसे आ गए? नहीं, मैं एक्टिंग लाइन में आने के लिए मैंने कोई विशेष प्रयास नहीं किया। मेरा सपना फ़िल्म बनाने का ज़रूर रहा है, कई साल से रहा है, लेकिन समय के साथ मैं मान चुका था कि मुझे उस फ़ील्ड में जाने का मौका नहीं मिलेगा। रुचि भी मेरी कम हो गई थी। संयोग ऐसा हुआ कि एक उपन्यास जिसका नाम 12th फ़ेल है, वो मेरे एक विद्यार्थी ने लिखा। मेरे ही 2 अन्य विद्यार्थियों के बारे में लिखा। अनुराग पाठक एक व्यक्ति हैं, जो जॉइंट कमिश्नर हैं टैक्सेशन में मध्य प्रदेश में, उन्होंने उपन्यास लिखा है। मनोज शर्मा एक आईपीएस हैं, अभी आईजी हैं मुंबई में। उनकी पत्नी श्रद्धा, जो उस समय विद्यार्थी थी, वो आईआरएस हैं और अभी महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की सीएमडी हैं। उनकी प्रेम कथा, लेकिन उससे ज़्यादा मनोज की संघर्ष का था, क्योंकि मनोज चंबल का रहने वाला था। 12वीं क्लास में फेल हुआ था एक बार। टर्निंग पॉइंट उसकी ज़िंदगी में आया, एक प्रेरणा उसको मिली। उसी डीएसपी या उसी अधिकारी से मिली जिसने उसको 12वीं में फेल करने की भूमिका निभाई। फिर उसकी जो यात्रा बनी, उस यात्रा में एक हिस्सेदार मैं भी रहा। जब वो दिल्ली आया पढ़ने के लिए, मेरे साथ ही पढ़ा और बहुत संघर्ष किया। अंत में आईपीएस बना और अब वो देश के सबसे अच्छे आईपीएस ऑफिसर्स में से एक है। इन पर जब ये उपन्यास छपा तो खूब प्रसिद्ध हुआ। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने पढ़ा उसको, विधु विनोद चोपड़ा ने भी पढ़ा। कोविड के समय उनको इतनी फुर्सत मिली कि उपन्यास 2-3 बार पढ़ने के बाद उनके मन में भाव आया कि अगली फिल्म इसी पर बनाएंगे। तो जब उनकी टीम ने फिल्म पे रिसर्च करनी शुरू की तो यूपीएससी उनके लिए नया विषय था। तो नेट पे यूपीएससी सर्च करते करते अचानक मेरा वीडियो उनको दिखा। फिर एक दिखा तो एल्गोरिदम ऐसा होता है कि बार बार दिखता है। तो उनको समहाउ ये फील हुआ कि यूपीएससी पर फिल्म बनानी है तो इस व्यक्ति को जोड़ना ठीक रहेगा कि कम से कम हमारी स्क्रिप्ट में कुछ इनऑथेंटिक ना हो जाए। सिविल को लेकर इतना ऑब्सेशन लोगों में क्यों है? ख़ास करके जो अ, सो कॉल्ड जो अपर कास्ट है, वहाँ पर तो कुछ और ज़्यादा ही देखने को ये ऑब्सेशन मिलता है। ऐसा क्यों है ये? मुझे नहीं लगता कि कास्ट के बेस पर इस ऑब्सेशन को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि वो लोअर कास्ट हो अपर कास्ट हो, सब में ही ऑब्सेशन सेम है। वजह क्या है? देखिए, एक व्यक्ति अपना करियर चुनते हुए क्या चाहता है, जैसे आपने भी करियर चुना, आप क्या चाहते थे? तो अगर आप इनको डिड्यूस करेंगे, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अच्छा वेतन हो, जीवन की सुरक्षा हो, नौकरी सुरक्षित हो, मतलब काम में सम्मान भी हो, काम में मज़ा भी आता हो, थोड़ी पावर हो तो और अच्छा लगता है। जैसे आप पत्रकार हैं, कहीं जाते होंगे संसद में तो आपको एंट्री मिल जाती होगी, सबको नहीं मिलती है, आपको अच्छा लगता होगा क्योंकि पावर है आपके पास। तो पावर की इच्छा, सम्मान की इच्छा, मैं अपने समाज के लिए कुछ कर सकूं, मेरा वेतन अच्छा हो, सुरक्षा हो, ये इच्छाएं हर व्यक्ति की होती हैं। भारत में ये सारा पैकेज अपने बेस्ट फॉर्म में अगर किसी एक नौकरी में है तो वो सिविल सेवा है। अब बिहार उत्तर प्रदेश में पावर वाली भूख थोड़ी ज़्यादा रहती है, पैसे से ज़्यादा पावर और सम्मान। अब गोवा के व्यक्ति को यूपीएससी से बहुत मतलब नहीं रहता है, क्योंकि उसके लिए पावर उतना महत्वपूर्ण पैरामीटर नहीं है, उसके लिए सम्मान उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए धन और एक अच्छा जीवन, सुखद जीवन महत्वपूर्ण है। तो राज्य के हिसाब से डिवाइड करना ज़्यादा आसान है, जाति के हिसाब से कम है। जो फीमेल स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स और जो मेल एस्पिरेंट स्टूडेंट्स आपके पास पहुंचते हैं, उनके स्ट्रगल में आप क्या डिफरेंस देख पाते हैं? पहली बात तो उनकी संख्या, मैं अपनी क्लास में अक्सर वोटिंग करवा के देखता हूँ। हमारे यहाँ सेक्स रेशो करीब 20% रहता है, मतलब लड़कियाँ 20% होती हैं। ये अपने आप में सोसाइटी के पावर स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कि एक बड़ी नौकरी का सपना देखने में भी अगर लड़के 100 होंगे तो लड़कियां 20 होंगी। मामला केवल सपना देखने का नहीं है, सपना शायद 80 लड़कियां और भी देखती ही होंगी,
पर उनका सपना देखना और दिल्ली आ पाना, उसके बीच में बहुत सारे अदृश्य बाधाएं हैं, जिनको हम ग्लास सीलिंग कह देते हैं अक्सर। बेटी को घर से बाहर भेजना पढ़ने के लिए, उसमें इतना खर्चा करना बहुत पेरेंट्स के लिए आसान नहीं होता है। आर्थिक दुविधाएं होती हैं। अगर आर्थिक दुविधा ऐसी है कि हम एक बच्चे को ही भेज सकते हैं, तो बेटे को भेजें या बेटी को भेजें, तो जनरली बेटे को प्राथमिकता मिल जाती है। सामाजिक दुविधाएं हैं, सांसारिक दुविधाएं हैं। एक बेटी गई, संयोग से उसे किसी से प्रेम हो गया, पूरे गांव में बदनामी होने लगी, सब पिताओं ने तय किया कि बेटी को नहीं भेजेंगे। ये सब जो सांसारिक दुविधाएं हैं, सामाजिक दुविधाएं हैं, बेटियों पर ज़्यादा काम करती हैं। फिर मैंने देखा कि जो लड़कियां पढ़ती हैं हमारे, जब अलग से बात होती है मेरी, जनरली उन सबको टाइम कोटा मिला होता है कि तुम 1 साल या 2 साल तैयारी कर लो, वरना शादी कर देंगे। तो हर प्रीलिम्स मेंस के समय उनके ऊपर एक तलवार लटकी होती है। प्रीलिम्स नहीं हुआ, लड़कों के लिए कि नहीं हुआ तो थोड़ी गालियां पड़ेंगी, दबाव होगा। लड़कियों के लिए ये एक अतिरिक्त चिंता है कि शादी हो जाएगी। तो मुश्किल तो होता है, लेकिन वही बात है कि मुश्किलों को कुछ लोग अपनी ताकत में कब तब्दील करते हैं। अब सर आते हैं हम लोग जी। कॉन्टेम्प्ररी चीज़ें पे, जो समकालीन अभी पॉलिटिकल डिबेट चल रही हैं। अभी बिहार से हम शुरुआत करते हैं। बिहार में अभी कास्ट सर्वे हुआ, और जो कास्ट सर्वे के जो नतीजे आए, जो तथ्य, जो आंकड़े आए, आपको लगता है कि आंकड़े कोई चौंकाने वाले हैं? मुझे तो नहीं लगा कि चौंकाने वाले आंकड़े हैं। मैंने बहुत इस पे सोचा नहीं था कि आंकड़े कैसे आएंगे, तो चौंकने वाली बात तो मुझे भी खास नहीं लगी इसमें। कारण ये है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट में बड़ा साफ साफ था कि ओबीसीज की जो जनसंख्या है वो 52% भारत में है। तो 52% जनसंख्या तो भारत में है ही, और ये हर जगह बराबर नहीं होती है। तो बिहार जैसे राज्य में ओबीसीज का 63% अगर उसमें आ रहा है डेटा, तो ये बहुत चौंकाने वाली बात मेरे ख्याल से तो नहीं है। तो सर, जैसा आप बता रहे थे, इसी को एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है 2024 इलेक्शंस के पहले, कि धार्मिक बहुसंख्यकवाद को जातीय बहुसंख्यकवाद से टैकल करने की कोशिश होगी, और इसे एक हथियार के रूप में देखा जा रहा है। तो क्या आपको ये जो हथियार है, ये आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं, और क्या यही एक रास्ता है धार्मिक बहुसंख्यकवाद को टैकल करने का? देखिए, बीजेपी को अगर आप हल्के में ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमारी राजनीतिक पढ़ाई बहुत कम है। बीजेपी के पास इस समय 2 ऐसी नीतियां हैं जो 2024 के इलेक्शन में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। मैं पहले स्पष्ट कर दूं, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूं, मैं न्यूट्रल हूं, और मैं बहुत एंजॉय करता हूं न्यूट्रल होने को। बीजेपी के पक्ष में एक तो राष्ट्रवाद है ही, और जैसे जैसे राष्ट्रवाद होगा, हिंदू मुस्लिम होगा, बीजेपी को लाभ होगा। इलेक्शन में अभी तो करीब 7-8 महीने हैं, 6-7 महीने हैं। कई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, भारत पाकिस्तान के विवाद हो सकते हैं, चीन से हो सकता है, जो फायदा पहुंचाएगा। असली चीज़ जिस पर ध्यान नहीं है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक कमीशन है जिसको रोहिणी आयोग कहते हैं। रोहिणी आयोग ने कई बार एक्सटेंशन लेने के बाद में रिपोर्ट सबमिट कर दी है राष्ट्रपति को। मेरे ख्याल से जो इंडिया गठबंधन है, उसका हथियार होगा कास्ट सेंसस, जातीय जनगणना, क्योंकि ओबीसी की आबादी ज़्यादा है। बीजेपी सवर्ण आबादी पर खेलती है, इसलिए उनको लगता है कि ओबीसी की जनसंख्या से हम इलेक्शन जीत लेंगे। बीजेपी के पास 2 हथियार हैं। पहला, जैसा कि मैंने कहा कि 2009 और 19 के बीच में उनका ओबीसी वोट बैंक काफ़ी बढ़ा है। दूसरा, रोहिणी आयोग। रोहिणी आयोग की रिकमेंडेशन से भी बाहर आई नहीं है, ब्रीफ कुछ चीज़ें बाहर आई हैं, अगर आपने पढ़ाई होगा। उसमें एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो ये कि ओबीसी की जातियाँ कितनी हैं। काका कालेलकर आयोग ने ओबीसी जातियों की संख्या 2399 बताई थी, 2400 मान लीजिए। मंडल कमीशन ने 3700 कुछ बताई थी, ये जातियों की संख्या है। केंद्र में जो जातियां ओबीसी में आती हैं उनकी संख्या 3000 के आसपास है, लेकिन कुल ग्रुप्स आप 6000 मान सकते हैं, जो कास्ट सब कास्ट मिला के। रोहिणी आयोग की रिकमेंडेशन ये है, रिकमेंडेशन नहीं, एक ऑब्जर्वेशन ये है कि 6000 जातियों को जो आरक्षण मिलता है, उनमें से 50% आरक्षण केवल 40 जातियों को मिल रहा है। ये 40 जातियां वो हैं जो ओबीसी वोट बैंक का ठीक ठाक हिस्सा हैं, लेकिन ध्यान रखना है, वो 63% में से उनकी आबादी मुश्किल से 15% के आसपास होगी, बहुत हुआ तो 20 होगी।
तो 20% आबादी वाले 50% लाभ ले रहे हैं। अब बीजेपी क्या करेगी? जो मेरी गट फीलिंग है, इलेक्शन से पहले रोहिणी आयोग के रिकमेंडेशंस लागू हो जाएंगे। अगर लागू हो जाती हैं, इसका मतलब क्या होगा? आरक्षण में आरक्षण। सर, कास्ट की आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स और धर्म की आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स, क्या दोनों को आप एक तरह से देखते हैं? आप किसी एक को ज़्यादा खतरनाक मानते हैं और एक को सोशल जस्टिस से जोड़कर देखा जाता है? जैसे धर्म की जो धार्मिक बहुसंख्यकवाद को लोग सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं, जातीय पहचान की राजनीति को लोग सोशल जस्टिस से जोड़ते हैं। क्या ये आपको तर्क सही लगता है? मेरे ख्याल से जाति वाली राजनीति में खतरा कम है धर्म की राजनीति से, लेकिन ये बात एब्सोल्युटली सही नहीं है। अगर किसी समाज में किसी धर्म का परसिक्यूशन हो रहा हो, उस समाज को धार्मिक राजनीति भी करनी ही चाहिए। ऐसे ही जाति के मामले में ये सोचना कि जाति हमेशा सोशल जस्टिस की राजनीति, ऐसा नहीं है। अगर आप 1967 के बाद का सारा खेल देखें, जब से जाति केंद्र में आई, शुरुआत में उच्च जातियों के समूह ज़्यादा बने, या उच्च नहीं तो कम से कम मध्यवर्ती जातियों के। जैसे अजगर एक बहुत प्रसिद्ध समूह हुआ था, जिसमें अहीर, जाट, राजपूत, गुर्जर ये समुदाय मिलकर एक हुए थे। ये दलित समाज तो नहीं था। इसलिए जब जातियां एक होंगी, प्रभुत्व की जातियां जब लड़ती हैं आपस में, जैसे कर्नाटक में अगर आप देखें, लिंगायत और वोक्कालिगा जब लड़ते हैं, दोनों डोमिनेंट कास्ट हैं, बहुत दलित कास्ट तो नहीं है। इसलिए जाति बेस्ड राजनीति हमेशा सोशल जस्टिस की होगी, ऐसा नहीं है। वो डोमिनेंस की भी हो सकती है। लेकिन हाँ, एक संभावना है, जब जाति आधारित राजनीति दलित वर्गों के सर पे आती है, जब बहुजन समाज पार्टी बनती है, या BS4 जो बनाया था काशीराम जी ने, वहाँ लगता है कि हम एक बहुत दबे हुए समाज को राजनीति के माध्यम से ताकत दे रहे हैं। मेरे ख्याल से लोकतंत्र की एक बड़ी अचीवमेंट ये है कि बहुत निम्न कही जाने वाली जातियां भी संख्या बल के बेस पर अब डिमांड करने की स्थिति में आ गई हैं, अपना हक मांग पा रही हैं। और ये समतलीकरण राजनीति में, समाज में एक अच्छी बात है। तनाव होता है, सीधी सी बात है, बिना तनाव के कौन सा परिवर्तन होता है? तनाव तो होता है। लेकिन जाति की राजनीति से बेहतर राजनीति भविष्य में होगी गरीब की राजनीति, क्योंकि गरीब में निम्न जाति भी शामिल हो जानी चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ये है कि आर्थिक आधार पर सारे फैसले हो जाते हैं, मैं वो नहीं मानता हूँ। क्योंकि हम गरीबी और आत्मसम्मान को हमेशा इस रूप में नहीं देख सकते कि गरीब व्यक्ति है यानी व्यक्ति अमीर है तो आत्मसम्मान उसका बढ़ ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैंने गाँवों में खुद तो नहीं देखा है, पढ़ा है कि निम्न जाति का व्यक्ति अमीर होने के बाद भी सामाजिक सम्मान हासिल नहीं कर पाता है। तो मार्क्स का जो तरीका था, जो मार्क्सवादियों का है, एक तरीके से देखना, जिसको हम यूनि एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं, एक आयामी यूनिडायमेंशनल एक्सप्लेनेशन, कि आर्थिक स्थिति से सारी स्थितियाँ तय होती हैं। ये भारतीय समाज में उतना सच नहीं है, शायद कहीं भी नहीं होता होगा, यहाँ तो नहीं है। तो केवल अमीर हो जाने से, मध्य वर्ग में आ जाने से सब ठीक हो जाता है, ये बहुत ही हसीन कल्पना है, मैं इसका समर्थक नहीं हूँ। आत्मसम्मान, जातीय सम्मान भी महत्वपूर्ण है। मैं आपके सर दृष्टि के कुछ छात्रों से बात कर रहा था, तो वो मुझसे शिकायत कर रहे थे कि भारत के जो इतिहासकार हैं वो वामपंथी इतिहासकार हैं, और वो जब भारत को गुलाम का जो पीरियड है वो बताते हैं तो केवल ब्रिटिश वाला बताते हैं, वो मध्यकाल को छोड़ देते हैं। मध्यकाल में भी भारत मुसलमानों का गुलाम था, मुस्लिम शासकों का गुलाम था। तो वो बड़े कन्फ्यूज रहते हैं कि इतिहास में इसको क्यों नहीं मध्यकाल को गुलाम भारत कहा जाता है। तो आप इसका कैसे ये जवाब विशेष देंगे? रूप से मेरे विद्यार्थियों ने आपसे ऐसा कुछ कहा? विद्यार्थियों से सर आपके मतलब ये तो बहुत लोग ऐसा मानते हैं। देखिए, मतलब इतिहास लेखन में एक समस्या ये रही है कि हम अंग्रेज़ों को और मुसलमानों को कैसे ट्रीट करें। मेरी कसौटी बहुत सरल है, जो बाहर से आया लूट के चला गया विदेशी है, जो बाहर से आया रुक गया यहाँ का है। तो मुगल शासक यहाँ आए, यहाँ रुके, यहीं मरे, उनके बच्चे यहाँ रहे, परंपराएं यहाँ रहीं, तो भारतीय हैं। अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, चंगेज़ खान अगर भारत में समय गुजारता ज़्यादा, वो सब विदेशी थे, विदेश से आए चले गए। अंग्रेज़ विदेशी थे, विदेश से आए, 200 साल तक लूटा, चले गए, तो विदेशी हैं।
तो मेरी नज़र में ये कहना कि इस्लामी शासन का समय विदेशी शासन का है, वो शुरू के कुछ समय में कह सकते हैं। जब वो आए हैं, विरोध का भाव है, लूट भी हुई है, हिंसा हुई है, बहुत सारे उस समय के हिंदुओं को मारा गया है, ये सब सच है। लेकिन धीरे-धीरे जब 2 समाज साथ में रहते हैं, तो फिर घुलने-मिलने लगते हैं। तो जो बाद का समय है, उसमें ये बात कहना उतना ठीक नहीं होगा। यहीं पे जन्म हुआ, यहीं मर खप गए वो। हाँ, बट जो यहाँ पैदा हुए, अब जैसे मैंने कहा कि 95% मुसलमान भारतीय लोग ही थे जो कन्वर्ट हुए हैं, तो उनको विदेशी कैसे मानेंगे? भारत के लोग जिन्होंने एक नए धर्म को अपना लिया और यहीं रहे, उनकी व्याख्या ऐसे होनी चाहिए और जनरली ऐसे ही होती है। भारतीय मुसलमान बाकी देशों के मुसलमानों से अलग हैं। ये किन बिंदुओं पर ये स्टेटमेंट जो है वो जनरलाइज किया जाता है? भारतीय मुसलमान से ज़्यादा भारतीय हैं, ये मूल बिंदु है। क्यों है ऐसा बिंदु? कि भारत की कुल मुस्लिम आबादी को अगर आप देखें, उनका बंटवारा देखें, तो एक हैं जिनको हम अशरफ मुसलमान कहते हैं या शरीफ ज़ात मुसलमान कहते हैं। एक है गैर अशरफ। गैर अशरफ को अज़लाफ़ और अरज़ाल में डिवाइड कर देते हैं। अज़लाफ़ और अरज़ाल जो पिछड़े हुए हैं, पसमानदा एक ही वाक्य में बोलते हैं, जो पीछे रह गए मुसलमान हैं। अशरफ मुसलमान या शरीफ ज़ात मुसलमान वो हैं जो बाहर से आए थे, जिनमें 4 जातियाँ हैं, सैयद है, शेख है, पठान है और खान है शायद, या मुग़ल है, सॉरी, खान पठान तो एक ही बात हो गई, है ना? ये 4 जातियाँ मुसलमानों की ऐसी हैं जो ओरिजिनली बाहर से आई थी। जैसे पठान है, अफ़गानिस्तान से आए थे। जो सैयद हैं, ये माना जाता है कि मोहम्मद पैगंबर की परंपरा के लोग हैं। फिर इन्हीं में से एक हैं जो उस समय के इस्लाम में जो एक बड़ा समूह था, कुरैश, उनके परंपरा से हैं। इन सब की मान्यता है कि हम ओरिजिनल मुसलमान हैं। इनकी आबादी भारत में मुश्किल से 5% होगी। मुझे एग्जैक्ट डेटा ध्यान नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। 95% मुस्लिम लगभग भारत में कन्वर्टेड हैं। कन्वर्जन का एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है कि जब आप किसी धर्म से किसी और धर्म में जाते हैं, आपके परिवार ने पीछे 20, 30, 50 पीढ़ियाँ एक धर्म में गुजारी हैं। उसके बाद 1, 2, 10 पीढ़ियाँ किसी और धर्म में गुजारी हैं। और हमारा सोचने का तरीका केवल 2 पीढ़ियों से तय नहीं होता है। बहुत सारी पीढ़ियों की परंपराएं चलती रहती हैं। इसलिए कुछ जातियाँ आज भी आपको हिंदू मुसलमान में शाह यहाँ भी दिखेंगे, वहाँ भी दिखेंगे, मलिक यहाँ भी दिखेंगे, वहाँ भी दिखेंगे। ऐसे ही आप देखेंगे जो उच्च या मध्यवर्गीय मुसलमान हैं, उनको बोलते हैं कि त्यागी मुसलमान हैं, ये गुजर मुसलमान हैं, आज भी चलता है। पटेल मुसलमान है, आज भी चलता है। तो आप धार्मिक पहचान बदल लेंगे, किताब बदल लेंगे, चित्र बदल लेंगे, इससे आपके संस्कार सारे नहीं बदलते हैं। तो भारतीय मुसलमानों का बड़ा हिस्सा उस भारतीयता से बना है जो हमारे समाज में रही है। और भारतीय परंपरा को यदि मुझे बहुत संक्षेप में कहना हो धर्म के मामले में, उसमें एक लचीलापन है। सर एक चीज़ जो बीच में छूट गई थी, हम लोग ज़िक्र किए थे कि सावरकर जो पुण्य भूमि और पितृभूमि की जो बात करते हैं, उनका कहना है कि जिन धर्मों का उदय यहाँ पर हुआ भारत की भूमि पर, वो उनका पुण्य भूमि यहीं पे है, जो उस धर्म के अनुयायी हैं। और मुसलमानों की बोलते हैं कि मुसलमानों की पितृभूमि तो ये है, लेकिन उनकी पुण्य भूमि ये नहीं है, क्योंकि वो वैसे धर्म को मानते हैं जिनका प्रादुर्भाव वहाँ अरब में हुआ, उदय वहाँ पे अरब या में। उनको हज के लिए जाना होता है, शायद ये भी एक तर्क तो रहा उनके होगा। जो इष्ट हैं वो वहाँ पर हैं, तो उनका जो प्रेम है वो डिवाइडेड है, डिवाइडेड लव है। तो आप भी ऐसा मानते हैं कि वो डिवाइडेड लव हो? मैंने सावरकर का ये वाला लेख पूरा पढ़ा नहीं है, हल्का हल्का सुना है। ये मैंने सुना है कि उन्होंने, मतलब मैंने एक रेफरेंस में पढ़ा है कि उन्होंने ये कहा कि भारतीय धर्म जो भारत में पैदा हुए और जो नहीं पैदा हुए उनके बीच में एक गैप है। यहाँ तक ये वाली बात मैंने एग्जैक्टली पढ़ी नहीं है, पर आप जो कह रही हैं मैं उसको अनुमान करके बात कर लेता हूँ। डिवाइडेड लव की बात अगर आप कहें तो देखिए, हम कुछ सवालों से बात समझते हैं और डिवाइडेड लव की बात शायद तथ्यों के स्तर पे उतनी खारिज भी नहीं हो पाएगी, उतनी साबित भी नहीं हो पाएगी। हम दोनों पक्षों को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि वर्ल्ड कप का मैच है और उसमें भारत की टीम खेल रही है और साथ में ऑस्ट्रेलिया है, तो भारत का हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, किसके पक्ष में होगा? भारत के पक्ष में होगा। स्वाभाविक सी बात है। कोई क्यों ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में होगा? अगर होगा भी ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क भी नहीं पड़ेगा और जनरली कोई होगा भी नहीं, क्योंकि कोई वजह नहीं है होने की। अब मान लीजिए कि भारत का मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है और मैच कनाडा के साथ है। ठीक, एज्यूम कर लेते हैं कनाडा में बहुत सारे सिख लोग रहते हैं, बहुत सारे हिंदू लोग भी रहते हैं।
उनमें से कुछ ऐसे जिनकी नागरिकता वहाँ की हो चुकी है, संस्कार नहीं बदले हैं, उन्हें किसका साथ देना चाहिए? अगर वो कनाडा के पक्ष में तालियां बजाते हैं तो जो भारतीय मूल के बाकी लोग हैं वो समझेंगे तुम दगाबाज हो। यदि वो भारत के पक्ष में खड़े होंगे तो कनाडा के लोग समझेंगे कि नागरिक होने के बाद भी तुम्हारी नेशनैलिटी डिवाइडेड है। ये दगाबाज कहने वाला ज़्यादा मैच्योर नहीं है या फिर जो नारा लगा रहा है वो मैच्योर नहीं है? कहने वाला कम मैच्योर है, नारे लगाने वाले को भी ऐसे मामले में कम से कम साइलेंस बरत लेनी चाहिए या अकेले में खड़े होकर अपनी बात कह देनी चाहिए, तनाव पैदा नहीं करना चाहिए। ठीक, अब इसी बात को अब यहाँ लेके आ जाइए। मान लीजिए मैच भारत और बांग्लादेश का चल रहा है। बंगाल का एक परिवार है जिस परिवार के कुछ लोग चले गए थे बांग्लादेश में, कुछ भारत में है, संवाद बना हुआ है। अब भारत बांग्लादेश में दुविधा में आ जाएगा, पर यदि मामला बांग्लादेश और इंग्लैंड का हुआ तो दुविधा नहीं होगी, बांग्लादेश का समर्थन करेगा। मैच अगर पाकिस्तान और भारत में है तो भारत के मुसलमान से अपेक्षा क्या होगी? भारत का समर्थन करे। अगर पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में है तब भी हम अपेक्षा करेंगे कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है तो पाकिस्तान का समर्थन ना करे। पर उसके मन में क्या हो सकता है? ये इस्लामी देश है और वो गैर इस्लामी देश है, और भगवान ना करे मैच पाकिस्तान और इसराइल के बीच में हो गया कभी, कोई ऐसा खेल सोच के देखिए। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, विभाजित निष्ठाएं एक सच है, ये झूठ नहीं है। मैं हिंदू हूं जन्म से, मान लीजिए कि नेपाल और चीन में संघर्ष हो जाए तो ये बिंदु कि नेपाल हिंदू बहुल देश है मेरे मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा कर देगा उसके बारे में, और मैं खुल के कहूँगा कि हाँ सॉफ्ट कॉर्नर है। हालांकि मेरी पढ़ाई लिखाई मुझे इतना ऑब्जेक्टिव बनाती है कि मैं फैसला करते हुए इस बिंदु को केंद्र में नहीं रखूंगा, लेकिन जब तक मामला केवल इमोशंस का है शायद मैं इस बात से बच नहीं पाऊंगा। मैं भारत से बाहर जाता हूँ, वहाँ मुझे कोई भारत का व्यक्ति मिलता है, बड़ा मज़ा आता है। कोई कह सकता है कि अब अपने देश को लेकर पागल क्यों है भाई, हर व्यक्ति को बराबर क्यों ट्रीट करते? और भारत में कोई हरियाणा का मिल जाए तो मैं और पागल हो जाता हूँ क्योंकि मैं हरियाणा का हूँ। इसमें क्या बुरा है? अपने देश के साथ, अपने समूह के साथ पहचान कायम रखना सामान्य बात है। दिक्कत केवल तब है जब कॉन्ट्राडिक्शन आता है। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है। हाँ, जहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आएगा वहाँ आपको फैसला करना पड़ेगा। मसलन अभी युद्ध चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। मैंने इस विषय पर बहुत लंबा वीडियो बनाया था, करीब 4.5 घंटे का, पूरा मतलब एकदम शुरुआत जड़ से लेके अब तक का सारा उसमें इतिहास बताया था। मैं जानता हूं कि इस मामले में दोनों पक्ष एकदम दूध के धुले नहीं हैं, दोनों ने गलतियां की हैं, ठीक ठाक गलतियां की हैं। पर सवाल है कि मैं किसकी तरफ खड़ा हूं। अब ना मैं मुसलमान हूं ना यहूदी हूं, तो मेरी धार्मिक निष्ठा तो कहीं भी काम नहीं आने वाली है। मेरी सामान्य पॉलिसी है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अंत में मैं वहीं खड़ा होऊंगा जहाँ मेरे देश की सरकार ठीक समझेगी, क्योंकि मेरा राष्ट्रीय हित वहीं काम करता है। इसे यूक्रेन और रूस के युद्ध में दुनिया कुछ भी कहे, मुझे भारत का स्टैंड ठीक लगता है, क्योंकि अगर यूरोप अपने फायदे दिखता है तो भारत क्यों ना देखे। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भावनाओं से चलती हुई नहीं, वो हकीकत से चलती है, तथ्यों से चलती है। तो मेरा मानना है कि अगर भारत सरकार का हित इसराइल के साथ ज़्यादा है, और इंटरेस्टिंग बात है इसराइल के राजनयिक संबंध सऊदी अरब से हो चुके हैं, जॉर्डन से हैं, मिस्र से हैं, सॉरी यूएई से हो चुके हैं। और ये झगड़ा मेरी समझ में इस्लाम और यहूदी का झगड़ा कम है, ये झगड़ा मुख्य रूप से ईरान और यूएई का झगड़ा है। और झगड़ा ये है कि उस विवाद में किसकी आगे सुनी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय झगड़े इमोशंस के नाम पे होते हैं, धर्मों के नाम पे होते हैं, पर वो दरअसल धार्मिक होते नहीं। फिर 2024 के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? इंडिया गठबंधन नहीं बनता तो मामला एक तरफा था, अभी एक तरफा तो नहीं है। अब जाति जनगणना का मामला भी है, फिर वो रोहिणी आयोग का मामला भी है, और अभी 7 महीने में तो क्या क्या नहीं हो जाता है, तो कहना बड़ा मुश्किल है। और मेरा ये अनुमान ज़रूर है कि इस बार जो भी आएगा उतना बहुमत शायद ना मिले जितना पहले था। तो जब बहुमत थोड़ा कम होता है तो सरकार का काम करने का स्टाइल थोड़ा चेंज होता है। 2 बातें होंगी, अगर मोदी जी आते हैं तो एक तो ये एक तरह से उनका आखिरी टर्म होगा। आखिरी टर्म में ये कोशिश ज़्यादा होगी कि मैं कुछ वो चीज़ें कर दूं जो आज तक सोचता था पर नहीं कर पाया। अभी कुछ बची हैं वैसी चीज़ें? हो सकती हैं, उनके मन में क्या क्या है मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसा हो सकता है, कई चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कुछ आपका अंदाज? यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सकता है, निश्चित तौर पे होना चाहिए उनके दिमाग में। ये भाषा को लेकर कुछ बड़े फैसले शायद उनके दिमाग में हों, ये हो सकते हैं।
शिक्षा व्यवस्था को देश में कैसे आपस में कनेक्ट करें। जैसे जीएसटी में काउंसिल बनी, शिक्षा में काउंसिल बने, मेरे ख्याल से ये उनके मन में ज़रूर होगा। ये बड़े फैसले होंगे अगर होते हैं तो। फिर अगर एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण में सब क्लासिफिकेशन रोहिणी आयोग के बेस पे हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। मेरा ख्याल है कुछ आमूल चूल परिवर्तन होंगे, क्योंकि एक तरह से आखिरी टर्म वो मान के चलेंगे, और वैसे भी कोई सरकार 3 टर्म चलने के बाद चौथा टर्म भी ले आएगी, ये और मुश्किल है मानना। तो बड़े फैसले होंगे। अगर दूसरा दल आता है, इंडिया आता है, उसे भी खुद को साबित करना होगा ताकि उसको अगली बार के लिए भी सीरियस माना जाए। तो अंतर ये होगा कि अगर इंडिया वाले आएंगे तो फिर वो सोशल जस्टिस वाले लाइन पे ज़्यादा काम होंगे। अगर एनडीए आता है तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे काम थोड़े ज़्यादा होंगे। सर अब आखिरी पड़ाव पर आते हैं और बिल्कुल एक एक लाइन में जवाब चाहूँगी। इसे करण जौहर के टर्मिनोलॉजी में रैपिड फायर भी कह सकते हैं। तो शुरुआत सबसे पहले कि आपके पसंदीदा नेता, शुरू से कहूँगी, अभी के ज़रूरी नहीं है, मेल एंड फीमेल बोथ। मेल नेताओं में आपको आश्चर्य होगा, मैं सच में महसूस करता हूँ कि हमारे देश में इस समय जो 3 नेता बहुत प्रॉमिसिंग हैं, या 4 मान लीजिए, उनमें से एक नरेंद्र मोदी हैं, एक अरविंद केजरीवाल हैं, राहुल गांधी हैं, नितिन गडकरी हैं। मेल नेताओं में मैं इन चारों का सम्मान करता हूँ। मेरा सम्मान अंधा नहीं होता है, मैं हर बात का सम्मान नहीं करता हूँ, सिलेक्टिवली सम्मान करता हूँ। महिलाओं की बात अगर आप करेंगे तो सुश्री मायावती का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, ममता जी का सम्मान करता हूँ, सुषमा स्वराज शानदार नेता थी, अब तो नहीं है। आपके गृह राज्य की भी थी। हाँ, हमारे राज्य की भी थी, और मैं भी सोच नहीं पा रहा हूँ। आज़ादी के बाद से अगर आप किसी एक का नाम लेना चाहें। मेरी नज़र में लोग नेहरू पटेल को विरोधी मानते हैं, मैं मानता हूँ कि नेहरू पटेल का जो युग्म है वो एक आज़ाद भारत को शेप देने के लिए बहुत ज़रूरी था। इनमें तुलना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये दोनों मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। नरेंद्र मोदी की एक अच्छी बात, एक जो अच्छी बात ना लगती हो, साथ ही राहुल गांधी की भी। नरेंद्र मोदी की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो टेक्नोलॉजी को लेकर, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर, व्यवसाय की दुनिया, नए लोगों को उभरने का मौका देने के मामले में, खुद तकनीक के बारे में जानकारी रखने में, काम को लेकर एल्कोहलिक होने में, इन सब चीज़ों में शानदार नेता है। जो अच्छा नहीं लगता है वो कई सांप्रदायिक मुद्दों पर उनकी चुप्पी थोड़ी अखरती है। मुझे लगता है कि उनको खुल के बोलना चाहिए, सामने आके बात करनी चाहिए। राहुल गांधी की इमेज बहुत ख़राब कर दी गई है। मेरी समझ में वो एक समझदार व्यक्ति हैं, और पिछले कुछ समय में काफ़ी समझदार तौर पर सामने आए भी हैं। भारत जोड़ो यात्रा एक बड़ा अच्छा प्रयोग है। जो महात्मा गांधी की अप्रोच थी कि पहले देश को समझें, उन्होंने भी किया। कमज़ोर बात ये ज़रूर लगता है कि उन्होंने देश को किताबों से ज़्यादा पढ़ा है, खुद टहल के कम देखा है, पर अब उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, अच्छी बात है। खुद को आप आस्तिक कहते हैं या नास्तिक? अज्ञेयवादी, जो आस्तिक और नास्तिक से अलग होता है, जो ये कहता है कि आस्तिक होना और नास्तिक होना दो धारणाएं हैं जिनका ज़मीनी स्तर पे कोई ठोस प्रमाण नहीं है। तो जब तक मुझे नहीं पता लगेगा तब तक मैं अज्ञेयवादी रहूँगा, जिस दिन पता लगेगा तो सोचेंगे। कास्ट आइडेंटिटी से खुद को कितना एसोसिएट कर पाते हैं? ऑलमोस्ट ज़ीरो। मेरा सरनेम बताता है कि मैं किसी कास्ट का हूँ ही नहीं। मेरे पेरेंट्स सारे समाजी हैं, हमारे कास्ट को माना ही नहीं जाता है, तो कास्ट को लेके हमारे यहाँ ज़ीरो के आसपास भावना है। पसंदीदा फिल्म? पसंदीदा फिल्म मैं कहूँगा कि एक जॉनर में 3 इडियट्स, दूसरे जॉनर में गुलाल, तीसरे में लंच बॉक्स। पसंदीदा अभिनेता? अभी मेरे मित्र ही हैं, पंकज त्रिपाठी मेरे आजकल वो प्रिय अभिनेता हैं, पहले इरफान थे। मित्र हैं इस वजह से आप कह नहीं रहे नहीं हैं? नहीं, अभिनेता अच्छे हैं इस वजह से मित्र बन गए। इस वजह से मित्र नहीं बने, मित्र बाई चांस बन गए, लेकिन वो अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। अभिनेत्रियों में मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग बात है कि नए अभिनेत्रियों में मुझे आलिया भट्ट, यहाँ तक कि सारा अली खान, इनका अभिनय अच्छा लग रहा है। पहले तब्बू मुझे सबसे प्रिय थी कुछ समय पहले तक। अच्छा, आखिर सवाल रजनीश का सवाल है कि बिहारी स्टूडेंट्स की वो कमी जिन पर उन्हें काम करना चाहिए। कोई ऐसी स्पेसिफिक कमी नहीं होती, बस ये है कल्चरल कि बैगेज लेके ज़्यादा नहीं आते हैं? हाँ, थोड़ा बैगेज होता है, और दूसरा नई और आधुनिक चीज़ों को सीखने को लेकर कभी कभी एक विरोध का भाव। तकनीक खूब जम के सीखें, नए सॉफ्टवेयर सीखें, अंग्रेज़ी को लेके एक सहजता का भाव लाने का प्रयास करें, क्योंकि
अपनी भाषा का सम्मान बहुत ज़रूरी है, पर जिस भाषा में रोज़गार है उसको सीखना भी ज़रूरी है। थोड़ा मुझे लगता है कभी-कभी वो चीज़ आड़े आती है। बाकी तो शानदार लोग हैं, और आप सिविल सर्विसेज़ में उनकी हिस्सेदारी देखिए, समझ में आता ही है। मीडिया में देखिए, बिहार ही बिहार छाया हुआ है हर जगह।